हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोग कुल 15 लेक्चर्स में लगभग 310 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खत्म कर चुके हैं। दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कल तक खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे कि 29 क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। टोटल अब तक हम लोग दोस्तों 310 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो आगे हम लोग का आज जो 29 क्वेश्चन है, सीधे यहाँ स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन। तो देखेंगे कि 30 क्वेश्चन या आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है, तो वो है आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईईडी के खतरे की समझ की 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ हुआ। आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईईडी के खतरे की समक्ष 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों, तो ये हम देखेंगे कि हरियाणा के मानेसर में आयोजित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं। तो देखेंगे आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा आईईडी के खतरे की समझ का जो 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, ये कहाँ आयोजित किया गया। तो देखेंगे जो 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है दोस्तों, ये हरियाणा के मानेसर में आयोजित किया गया। और किसके द्वारा मानेसर में आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो एनएसजी के द्वारा आयोजित किया गया। एनएसजी। तो ये आज का हम लोग का पहला, या जो आज के हम लोग का पूरा बैच का क्वेश्चन है। तो देखेंगे 30वां क्वेश्चन है। तो आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो आज का है कि जो पहली निजी सोने की खदान प्राइवेट हाथों में सौंपी गई है, हम देखेंगे कि खदान के खनन के लिए, उसके निष्कर्षण के लिए वो कहाँ पे सौंपी गई है, किस राज्य में सौंपी गई है। तो पहले निजी सोने की खदान, ध्यान देंगे दोस्तों कि जो पहली निजी सोने की खदान है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। सोने की खदान और किस कंपनी को सौंपी गई है, तो देखेंगे पहले निजी सोने की खदान है आंध्र प्रदेश में है, और जिस कंपनी को सौंपी गई है उसका नाम है जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नाम लिख लेते हैं, जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग देखें कि पहली निजी सोने की खदान जो कि आंध्र प्रदेश में दी गई है, तो हम लोग देखेंगे इसका जिस कंपनी को दी गई है उसका नाम है जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जो 32वां नंबर क्वेश्चन है वो है आज का हमारा अप्सपा। हाल ही के दिनों में देखेंगे हम लोग कि अप्सपा जो है कि काफ़ी न्यूज में रहा है। तो अप्सपा होता क्या है, पहले तो इसी को देख लेते हैं कि अप्सपा होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि अप्सपा का पूरा नाम है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। अधिनियम को याद रखेंगे, 1958 है। पूरा नाम सुन लेते हैं एक बार फिर, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। हाल ही में अप्सपा के थ्रू किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो नागालैंड को घोषित किया गया है दोस्तों, और इसी के लिए इंपॉर्टेंट है नागालैंड को। इसको अप्सपा के थ्रू अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और अप्सपा का एक्ट क्या है, 1958 है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे। अगला हमारा जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको आते हैं। तो 33वां नंबर क्वेश्चन है जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 के ऊपर। जल दक्षता सर्वेक्षण 2019। अब आते हैं जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 क्या कहती है, तो देखते हैं।
तो जल दक्षता सर्वेक्षण जो 2019 है वो कहती है कि जो गुजरात है वो उसकी फर्स्ट रैंक है और जो न्यू दिल्ली है उसको इसमें लास्ट रैंक मिला है। तो जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 में जो फर्स्ट रैंक है और जो लास्ट रैंक है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट रैंक पे आया है गुजरात और जो लास्ट रैंक है उस पे आया है दिल्ली। हम देखेंगे दिल्ली को 41वीं रैंक मिली है। तो जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 में गुजरात को पहला स्थान मिला है, इस चीज को ध्यान देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 34वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आज ये वीडियो 2 पार्ट में आ रही है, तो ये जो सुबह में मिल गई है वीडियो आपको और ये शाम वाली वीडियो, इसलिए सुबह से शाम को सीधा काउंट करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग का टारगेट है 100 क्वेश्चन कवर करने का। तो 34 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन एक्ट जो CAA था 2019, लिख लेते हैं सीधे, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA 2019 था उसके बारे में है। हम लोग देखे थे कि कई सारे राज्यों ने इसके अगेंस्ट में गए थे। तो जो राज्य, वो कौन सा पहला राज्य था जिसने विधेयक और इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था? तो केरल विधानसभा ने, हम लोग देखेंगे, इसके विरुद्ध में सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया था, केरल विधानसभा। तो केरल विधानसभा ने इसके विरुद्ध सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया था, केरल विधानसभा। अब आते दोस्तों आगे देखते हैं कि हम देखेंगे कि केरल ने ही सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट में भी CAA को चुनौती दी थी। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो केरल ने दी थी। और किस एक्ट के आधार पर दी थी? तो आर्टिकल 131 के आधार पर दी थी, आर्टिकल 131 के आधार पर दी थी। इसको याद रखेंगे। तो CAA के बारे में हम लोग 2 फैक्ट देख लिए। किस विधानसभा ने सर्वप्रथम इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, किसने सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध चुनौती दी और किस आर्टिकल के थ्रू दी। आते हैं दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो इसको देखते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे दोस्तों CAA वाले में, कि अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रवासियों की नागरिकता प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो नागरिकता प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। इसको ध्यान देंगे, यूपी ने। तो CAA के थ्रू नागरिकता प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो यूपी भी इस चीज को है, इस चीज को ध्यान देंगे। साथ ही दोस्तों एक चीज याद रख लेंगे कि इसके जो आधार हैं 6 धर्म जो हैं और वो 3 देश जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पूछ सकता है, तो उसको जरूर ध्यान देंगे। आगे एक महोत्सव है जो कि एक जनजातीय महोत्सव है जिसका नाम है जो कुटुपुई महोत्सव। ध्यान देते हैं, जो कुटुपुई महोत्सव देखेंगे हाल ही में इसको वैश्विक स्तर पर मनाया गया है। ये एक भले जनजातीय महोत्सव है लेकिन ये वैश्विक स्तर पर मनाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि मिजोरम में आयोजित ये हुआ है। सबसे पहली बात तो ये आयोजित कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में। अब बात आती है कि क्यों इसको वैश्विक स्तर पर मनाया गया? तो मिजो की विभिन्न जनजातियों को एकजुट करना इसका टारगेट था। इसका एम क्या था? मिजो की विभिन्न जनजातियों को एकजुट करना, मिजो की विभिन्न जनजातियों को एकजुट करना। विभिन्न जनजातियों को एकजुट करना, ये इसका टारगेट था। तो हम लोग देखेंगे जो कुटुपुई महोत्सव आपको सीधे पूछ सकता है कि कहाँ का है, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मिजोरम का है। तो अब तक हम लोगों ने आज 35 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं आज का अपना 36वां नंबर क्वेश्चन। तो लोग देखेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है कि समुद्री मछली के उत्पादन 2019, ध्यान देंगे, समुद्री मछली उत्पादन 2019, समुद्री मछली उत्पादन 2019 के ऊपर है। समुद्री मछली उत्पादन 2019। अब ये क्या कहता है कि टॉप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राज्य कौन से हैं? तो हम देखेंगे सर्वाधिक तमिलनाडु है। समुद्री मछली के उत्पादन में सर्वाधिक जो राज्य है वो है तमिलनाडु है। दूसरा जो राज्य है उसका नाम है गुजरात और तीसरा जो राज्य है उसका नाम है केरल। तो पहला हो गया तमिलनाडु, दूसरा हो गया गुजरात और तीसरा हो गया केरल। इस चीज़ को ध्यान देंगे।
और पिछले साल की तुलना में 2.1% की उछाल पाई गई है समुद्री मछली के उत्पादन में। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट देंगे। फर्स्ट तमिलनाडु, सेकेंड गुजरात और थर्ड अपना केरल है। आते हैं अपने 37वें नंबर के आज के क्वेश्चन पे। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देखेंगे जो हमारा 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, 71वां फर्स्ट जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो देखेंगे कि 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया दोस्तों, इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो ब्राजील के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जायर मेसियस बोल्सोनारो। नाम था इनका जायस मेसियस बोल्सोनारो। जायस बेसियस बोल्सोनारो, और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। हाल ही में एक इंपॉर्टेंट इसमें और भी घटना घटी है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। हम लोग देखेंगे हमेशा क्या होता था, यानी 17th गणतंत्र दिवस के पहले, कि इसमें जो श्रद्धांजलि दी जाती थी शहीदों को, वो दिया जाता था अमर जवान ज्योति पे। अमर जवान ज्योति पे पहले दिया जाता था, अमर जवान ज्योति पे। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने जो श्रद्धांजलि दी है शहीदों को, वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी है। हम लोग देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, ये जो अपना इंडिया गेट है उसके बगल में स्थित है। तो आप इंडिया गेट घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर। इस बार यानी जो श्रद्धांजलि शहीदों को दी गई है वो कहाँ दी गई है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे दी गई है, ना कि अमर जवान ज्योति पे। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 38वां नंबर क्वेश्चन आते हैं आज का। 38वां नंबर क्वेश्चन, 38वां नंबर क्वेश्चन में एक स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आज के दिनों में। वो स्लोगन हिंदी में है, नगदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। हिंदी में स्लोगन फिर सुनते हैं दोस्तों, इसका स्लोगन है नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। देख लेते हैं, कैश इज किंग, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, बट डिजिटल इज डिवाइन, डिजिटल इज डिवाइन। अब आते हैं ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये देखेंगे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये आरबीआई का स्टेटमेंट है, आरबीआई का स्टेटमेंट है दोस्तों। तो आते हैं आज का 39th नंबर क्वेश्चन, 39th नंबर क्वेश्चन पे। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, इसका हिंदी था नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। हाल ही में देखेंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि राज्य विधान परिषद की समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया है। किस चीज का? राज्य विधान परिषद की समाप्ति का, राज्य विधान परिषद की समाप्ति का, परिषद की समाप्ति का। कहां पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं कि देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो जो विधान परिषद है उसमें कुल 58 सदस्य हैं, और किस आर्टिकल के थ्रू विधान परिषद के उन्मूलन की बात की गई है? तो आर्टिकल 169A में की गई है। राज्य विधान परिषद की समाप्ति की बात जो की गई है वो आर्टिकल 169A में की गई है विधान परिषद के उन्मूलन की। आते हैं अब देखते हैं थोड़ा सा एक और फैक्ट दोस्तों कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद मौजूद है। तो हमको पता है इसके पहले 7 थे, अगर हम लोग आंध्र प्रदेश को लेके बोले तो 6 थे, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर है अब वो राज्य के दर्जे से हट चुका है। तो हम लोग देखेंगे बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में कुल 100 सदस्य हैं। उसके बाद से कर्नाटक में कुल 75 सदस्य हैं। उसके बाद से बिहार में दोस्तों कुल 58 सदस्य हैं। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दोस्तों कुल 78 सदस्य हैं। और अपना अब बचा एक केवल, और वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में 40 सदस्य हैं, तेलंगाना में 40 सदस्य हैं, तेलंगाना में 40 सदस्य हैं। तो इस तरह से इन पांचों का नाम देख सकते हैं, यूपी, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना।
एक जो आंध्र प्रदेश था उसके बारे में हम लोग देख ही लिए, हम लोग ध्यान देंगे तो आंध्र प्रदेश और बिहार में नियर अबाउट एक ही नंबर ऑफ सदस्य हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन पीएम केयर्स फंड पे, जो कि हाल के दिनों में काफ़ी चल जा रहा है, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड आते हैं, पीएम केयर्स फंड में क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तुम देखेंगे पीएम केयर्स फंड है, इसका जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति ऋण। पूरा नाम फिर से सुन लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति ऋण इसका पूरा नाम है। इसका इंपॉर्टेंट इसका पूरा नाम नहीं है, बल्कि हम लोग फिर भी देख लिए पूरा नाम इसका क्या है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है बैंकिंग पार्टनर इसका कौन है। तो इसका बैंकिंग पार्टनर कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि जो इसका बैंकिंग पार्टनर है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, 41वां नंबर क्वेश्चन पे। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ध्यान से देखते हैं। 41वें नंबर क्वेश्चन भी एक रिपोर्ट के बेस है, जो कि अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष राज्य कौन है यह पूछा गया है। अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष राज्य, अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष राज्य। तो देखेंगे कि अंगदान के शीर्ष में जो शीर्ष राज्य का पुरस्कार पाया है वो पाया है महाराष्ट्र। शीर्ष राज्य का पुरस्कार कौन पाया है, महाराष्ट्र पाया है। अब बात आती है कि महाराष्ट्र को यह पुरस्कार क्यों दिया गया, किसने दिया। तो ये पुरस्कार हम देखिए मरणोपरांत सर्वाधिक जो अंगदान किए गए हैं वो महाराष्ट्र में किए गए हैं, और ये पुरस्कार प्रदान करता कौन है, तो राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संस्थान। तो यह है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान, प्रत्यारोपण संस्थान। इस चीज को ध्यान देंगे कि ये वो संस्था है जिसने इसको जारी किया है। आते हैं आज के 42वें नंबर क्वेश्चन पे, 42nd नंबर क्वेश्चन पे। 42वां नंबर क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक कार्ड के ऊपर। जो दोस्तों आज का 42वां नंबर क्वेश्चन है वो 42वां नंबर क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक कार्ड के ऊपर। आइए देखते हैं, एक राष्ट्र एक कार्ड। एक राष्ट्र एक कार्ड, ध्यान देंगे दोस्तों कि जो एक राष्ट्र एक कार्ड है इसी को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी कहते हैं। एक राष्ट्र एक कार्ड जो है इसी को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कहते हैं। हाल ही में बात आती है कि एक राष्ट्र एक कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट रहा है। तो एक राष्ट्र एक कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े। फिर से सुन लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक राष्ट्र एक कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े। किससे जुड़े, राष्ट्रीय क्लस्टर से, राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े। कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्लस्टर से जुड़े। तो वो कुल 5 राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य। वो 5 राज्यों का नाम देख लेते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अगला हमारा है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दमन और दीव। दमन और दीव। तो हम लोग देख लिए। तो एक राष्ट्र एक कार्ड के अंतर्गत कुल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े हैं और उनका नाम हम लोग देख लिए। अब हम लोग जान लिए कि एक राष्ट्र एक कार्ड को ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी कहते हैं। अगला जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो कि अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक योगदान हेतु महिलाओं को प्रदान किया गया है, तो वो पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार 2019। नारी शक्ति पुरस्कार 2019। नारी शक्ति पुरस्कार 2019।
अब आते हैं दोस्तों नारी शक्ति पुरस्कार 2019 के बारे में ध्यान देते हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2019 क्या कहता है? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2019 हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा सामाजिक योगदान के लिए 16 महिलाओं को प्रदान किया गया। 16 महिलाओं को। हालांकि इसमें 16 महिलाओं के नाम तो याद भी नहीं हो सकता है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इनमें 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो चलिए उन 2 महिलाओं का नाम देख लेते हैं। वो 2 महिलाएं हैं, पहला नाम है उनका मोहना सिंह और जो दूसरी महिला है उनका नाम है कलावती देवी। चलिए दोस्तों, तो ये दोनों का नाम हम लोग देख लिए, मोहना सिंह और कलावती देवी। आते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, 44वां नंबर क्वेश्चन। आज का हमारा है 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन है कि जानवर के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया? हमको पता है दोस्तों कि कोविड-19 के दौर में हम लोगों ने एक न्यूज पाया था कि अमेरिका के ब्रोंक्स चिड़ियाघर, किस चिड़ियाघर में? ब्रोंक्स चिड़ियाघर। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोंक्स चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, क्योंकि ये न्यूज में रहा है। तो ब्रोंक्स चिड़ियाघर में क्या हुआ था? एक चीता को कोविड पॉजिटिव पाया गया। यही देखते हुए भारत सरकार ने जानवरों के लिए भी एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। अब बात आती है कि कहाँ पर बनाया गया था, तो ध्यान देते हैं कि जानवरों का भारत में पहला क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट में बनाया गया था, जिम कॉर्बेट में। और दोस्तों ये जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? तो ये जिम कॉर्बेट हमको पता है उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे कुल 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, ताकि जिन जानवरों में कोविड-19 के लक्षण दिखेंगे उनको यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखे, सीधा याद करिए कि जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, 45वें नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों जो 45वें नंबर क्वेश्चन है वो भी एक हम लोग कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये है कि हाल ही में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाए हैं 2 राज्यों ने। हाल के 2 महीने के बीच में देखें, यानी मार्च से अब तक देखें तो कुल 2 राज्यों ने, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। तो वो कौन से 2 राज्य हैं उनके नाम बताना है, यानी कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य, कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य। अब बात आती है कि किसने कहा तो ये प्रतिबंध लगा दिए दोनों राज्य? तो भारतीय पशु संरक्षण संगठनों की अपील पर। किसकी अपील पर? तो भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के अपील पर। और वो 2 राज्य हैं, अगर रिसेंट में पूछेगा कौन है तो नागालैंड। तो 2 राज्य हैं, एक का नाम है मिजोरम और दूसरे का नाम है नागालैंड। अभी हाल ही में नागालैंड में को अशांत क्षेत्र अप्सपा के थ्रू घोषित किया गया है। मार्च ने ऐसा अपनाया था, मिजोरम ने मार्च में, यम से मार्च और यम से मिजोरम। तो मिजोरम ने पहले मार्च में अपनाया था और उसके बाद से नागालैंड ने इसको जुलाई में, यानी अभी हम लोग कह सकते हैं कि 2 महीने पहले इसको अपनाया है। तो ध्यान देंगे, एक मिजोरम है और दूसरा नागालैंड है। किसके अपील पर? तो भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के अपील पर। आगे हम लोग दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, और अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों अगला हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर लिखेंगे, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर। तो दोस्तों कौन सा, क्या निर्माण क्लस्टर? तो खिलौना निर्माण क्लस्टर। तो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। इसका सही आंसर है कर्नाटक। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्नाटक। अब आता है अगला, वो है सी प्लेन सेवा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है, क्वेश्चन नंबर है तो 45 है, और जो क्वेश्चन है वो है सी प्लेन सेवा के ऊपर। सी प्लेन सेवा।
अब आते हैं दोस्तों सी प्लेन सेवा क्या है, इसको समझते हैं। तो हाल ही में देखेंगे कि सी प्लेन सेवा की जो घोषणा की गई, इसकी शुरुआत की जो घोषणा की गई वो गुजरात राज्य में की गई है। तो सीधे क्वेश्चन यही पूछ देगा कि किस राज्य में की गई है, तो गुजरात राज्य में की गई है। सीधा लिखते हैं गुजरात राज्य में की गई है। तो पहला सीधा क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सी प्लेन सेवा का संबंध किस राज्य से है या इसकी घोषणा किस राज्य में की गई है और किस अवसर पर की गई है। तो दोस्तों पटेल की जयंती के अवसर पर, पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पटेल की जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। तो सी प्लेन सेवा के बारे में लोग देख लें किस राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है और किसके जयंती पर, तो पटेल की जयंती पर इसकी घोषणा की गई। आते हैं दोस्तों अगला हमारा जो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन, तो 46वां नंबर क्वेश्चन है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक। बुक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, और इसके राइटर बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गए एनसीबी की वजह से। तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव जो बुक है ये किसकी बुक है, तो इसके राइटर हैं दोस्तों करण जौहर। हाल ही में एनसीबी की वजह से काफ़ी ये रडार पे हैं, तो करण जौहर पेपर में आ सकते हैं क्योंकि वे तत्काल में भी न्यूज में छाए हुए हैं। आते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन पे। आज का जो 47वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, तो दोस्तों जो आज का 47वां नंबर क्वेश्चन है वो है कि विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, तो विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किसने की है, गुजरात ने की है। आते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन पे। आज के आते हैं आज का 48वां नंबर क्वेश्चन। आज का 48वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता कौन बना। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020, शतरंज ओलंपियाड 2020। तो हम लोग देखेंगे हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का जो विजेता हुए हैं वो हुए हैं दो देश एक ही साथ हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं, और उसका नाम है भारत और रूस। भारत और रूस। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में एकदम आ सकता है। आते हैं आज के 49 नंबर क्वेश्चन पे। आज का 49वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का निर्माण किया गया। यानी हाल ही में किस देश ने भारत के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का निर्माण किया। तो जिस देश ने भारत के सहयोग से अपने नए सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का निर्माण किया, वो देश है अपना पड़ोसी द्वीपीय देश है, उसका नाम है मॉरिशस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखेंगे। अगला हम लोग आते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे, हाफ सेंचुरी। आज की 50वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या ये देखते हैं। हम लोग देखेंगे दोस्तों हाल ही में सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक राज्य देश घोषित किया गया है। सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक देश घोषित किया गया है। अब बात आती है किसके द्वारा घोषित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 एक रिपोर्ट आई है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट बताती है कि चाइना सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक है। कौन? चाइना, चीन है। आते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन पे, 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे
ध्यान देंगे क्या, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया। तो जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है इसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया। तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। आते हैं आज का 52वां नंबर क्वेश्चन पे। आज का 52वां नंबर क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नाम की एक बुक है, अमेजिंग अयोध्या नाम की, अमेजिंग अयोध्या। ये अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक किसकी है, ये आज का अगला हमारा क्वेश्चन है। तो अमेजिंग अयोध्या जो बुक है वो नीना रॉय की है, नीना रॉय की है। एक और इंपॉर्टेंट बुक है नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर। अगला एक जो बुक है उसका नाम है नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश, नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश। इस बुक का नाम है, इस बुक को लिखने वाले हैं डॉक्टर कल्याण कुमार, डॉक्टर कल्याण कुमार। ध्यान देंगे दोस्तों, नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश, ये जो बुक है इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर कल्याण कुमार। आते हैं आज का 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको ध्यान देते हैं। तो 53वां नंबर क्वेश्चन आज का हमारा है, हाल ही में परीक्षण किए गए एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र, जो एंटी टैंक मिसाइल है ध्रुवास्त्र, एंटी टैंक मिसाइल, हाल ही में जो परीक्षण किया गया एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है ध्रुवास्त्र। तो अब ये ध्रुवास्त्र किस मिसाइल का उन्नत संस्करण है, किस मिसाइल का उन्नत संस्करण है दोस्तों। नाग जो कि पहले एक एंटी टैंक मिसाइल ही था, इसी का एक हम कह सकते हैं उन्नत संस्करण है कौन, ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र भी क्या है दोस्तों, एक एंटी टैंक मिसाइल है। आज का 54वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोझिकोड विमान हादसा, हमको पता है हाल ही में अगस्त में हुआ था इसको, तो कोझिकोड विमान हादसा के बारे में देख लेते हैं। कोझिकोड विमान हादसा, विमान हादसा। तो दोस्तों अगर हम लोग कोझिकोड विमान हादसा के बारे में देखें तो हम लोग देखेंगे कि अगस्त 2020 में ये पहले वीक में ये हादसा हुआ था, और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान, एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो बोइंग 737 था, बोइंग 737 था, 737 विमान था, यही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और ये विमान आ कहाँ से रही थी, तो ये विमान दोस्तों दुबई से आ रही थी। ध्यान देंगे, ये विमान दुबई से आ रही थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में देखेंगे कि कोझिकोड विमान हादसा, ये विमान कहाँ से आ रही थी, तो दुबई से आ रही थी, और विमान का नाम क्या था, बोइंग 737। आते हैं आज के 55 नंबर क्वेश्चन पे, 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो 55वां नंबर आज का क्वेश्चन है वो है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जिसकी घोषणा अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जिसकी घोषणा अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, इसकी घोषणा अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने की गई। तो ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो ये हम लोग देखेंगे उत्तरकाशी जिले के लंका नामक जगह पे की जा रही है। उत्तरकाशी जिले के लंका नामक जगह पर की जा रही है, लंका नामक जगह पे।
इस चीज को ध्यान देंगे। हिम तेंदुआ संरक्षण अंदर कहाँ पे है, यानी या तो लंका पूछ देगा या तो उत्तरकाशी पूछ देगा, इसको ध्यान देंगे। अगला आते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो 56वां नंबर क्वेश्चन है वो है भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर। ये तो दोस्तों हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन, इसका मतलब वापस रिपीट हम लोग एक बार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आज का 56वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का 56वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ये एक ई बुक है, ध्यान देंगे। प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड पुस्तक है, इंडिया रीडिस्कवर्ड। इंडिया रीडिस्कवर्ड ये एक बुक है और ये प्रोफेसर आप पूछ सकता है, ये दोस्तों ध्यान देंगे एक ई बुक है, ये एक ई बुक है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ये एक ई बुक है और इसको अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने इसका विमोचन किया है। हाल ही में इसको संस्कृत मंत्रालय ने इसका विमोचन किया है और ये बुक जो है ये एक पुरातत्ववेत्ता थे। प्रोफेसर बीबी लाल क्या थे, तो प्रोफेसर बीबी लाल एक पुरातत्ववेत्ता थे, इस चीज़ को ध्यान देंगे, पुरातत्ववेत्ता थे। और इनका संबंध जो कि यूपी के झांसी से हुआ था, यानी इनका जन्म जो है यूपी के झांसी में हुआ था। यही रीज़न है कि जो कि अभी हाल ही में इनके ऊपर एक बुक ई बुक आई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है जो दोस्तों यूपी के झांसी में हुआ था, ये एक पुरातत्ववेत्ता थे और हाल ही में इनकी एक ई बुक है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड, जिसका संस्कृत मंत्रालय ने अभी हाल ही में विमोचन किया है। संस्कृत मंत्रालय ने अभी हाल ही में विमोचन किया है। अगला आते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में टेसर गन प्राप्त किया, यानी ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने टेसर गन प्राप्त किया है, टेसर गन प्राप्त किया। तो 57 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में टेसर गन प्राप्त किया है, ध्यान देंगे दोस्तों, टेसर गन। भारत का यह पहला राज्य है जिसने टेसर गन प्राप्त किया है और उस राज्य का नाम है गुजरात। उस राज्य का नाम है गुजरात। अब आते हैं दोस्तों टेसर गन क्या होता है। तो टेसर गन एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है। टेसर गन क्या है, तो एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जिसके लगने के बाद इंसान कुछ देर तक बेहोश हो जाता है। तो टेसर गन एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जिसको अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने प्राप्त किया है। भारत का ऐसा पहला राज्य है। आते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे, 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य से पुस्तक का संबंध टीम 11 का है, यानी टीम 11 का गठन किस राज्य में किया गया। तो टीम 11 का गठन हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस लिए किया गया है, तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, यानी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इसका टारगेट है कोविड-19 के प्रसार को रोकना, कोविड-19 के प्रसार को रोकना। आते हैं अगला 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा समझते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। हम लोग देखेंगे कि इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक है वो 120 रैंक है। भारत की 120 रैंक है और इसको द हेरिटेज फाउंडेशन जो कि वाशिंगटन की है इसके द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन के द्वारा, जो कि वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है, इसके द्वारा हम लोग ध्यान देंगे, इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है, जारी किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। अब आते हैं कि 10 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन फर्स्ट रैंक होगा और कौन उसके आगे होगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों सिंगापुर फर्स्ट रैंक है, सिंगापुर, और हांगकांग इसमें उसके बाद से सेकंड पे है, हांगकांग।
और थर्ड पे इस पे न्यूजीलैंड है। थर्ड में इसमें दोस्तों न्यूजीलैंड है, इस चीज को ध्यान देंगे। थर्ड में इसमें न्यूजीलैंड है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वाधिक अच्छे रैंक जो है वो सिंगापुर की है, और जो भारत की रैंक है इसमें 120वीं रैंक है, यानी बहुत गंदी रैंक हम लोग कह सकते हैं कि भारत की रैंक है। आगे आते दोस्तों, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है गलवान घाटी, इसलिए चांस यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। गलवान नदी के पास ये है, इसलिए इसको कहते हैं गलवान घाटी। हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उनके भी बहुत ज़्यादा जवान शहीद हुए। हालांकि कुछ ऑफिशियल डाटा उन लोगों ने नहीं दिया है, जबकि कई इमेजेस और वीडियो आए जिनमें बहुत सारे जवानों की शहीद होने की पुष्टि हुई है उनके, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अब आगे कि ये जो घाटी गलवान घाटी ये है कहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, और हाल ही में गलवान घाटी के कुछ हिस्से पे ये लोग आ चुके थे। हालांकि अब थोड़ा सा इनको भारतीय सेना ने पीछे खदेड़ दिया है। तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में ये स्थित है। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में स्थित है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, इसको देख लेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत म्यांमार के बीच में अभी हाल ही में क्या है कि बस सेवा को लेकर एक MOU को साइन किया गया है। भारत और यानी इंडिया और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। तो भारत और म्यांमार के बीच में हाल ही में बस सेवा को लेकर एक MOU को साइन किया गया है। MOU को साइन किया गया है किसके तहत? तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। ध्यान देंगे दोस्तों, किसके तहत? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। अब आते हैं कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में ये बस सेवा है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भारत का जो मणिपुर है, तो मणिपुर में एक जगह है इम्फाल, इम्फाल से मांडले के बीच में। मांडले कहाँ पे है? म्यांमार में है। तो इम्फाल कहाँ पे है? मणिपुर। और मांडले कहाँ पे है? म्यांमार के। तो इन दोनों के बीच में है, इस चीज को ध्यान देंगे। आते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन, आज का 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 नंबर क्या है क्वेश्चन, इसको ध्यान देते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन है इंडिया एक्शन प्लान 2020। इंडिया एक्शन प्लान 2020। तो इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, आयोजन किया गया। और इसके आयोजनकर्ता कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजनकर्ता यानी इंडिया एक्शन प्लान 2020 के जो आयोजन करता है वो है टाइम्स नाउ। तो टाइम्स नाउ समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया। टाइम्स नाउ, जो टाइम्स नाउ समिति है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। आते हैं आज के 62 नंबर क्वेश्चन पे, 63 नंबर क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, आज का जो 63rd क्वेश्चन है, आज हम लोग इस पे आते हैं। तो हमारा 63वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो 63वां नंबर क्वेश्चन है शून्य अपशिष्ट शहर के बारे में है। दोस्तों हम लोग देखेंगे कई सारे फैक्ट हम लोग एक ही के अंदर दो पढ़ ले रहे हैं, तो उसको ध्यान देंगे। शून्य अपशिष्ट शहर के बारे में, शून्य अपशिष्ट शहर के बारे में। कल दोस्तों हम लोग का ये टारगेट जो है करंट अफेयर का, ये पूरा हो जाएगा। आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर देख लेंगे और जो वीडियोस है उसको जरूर पूरा सुन लीजिए 1-2 बार। साथ ही में दोस्तों जो बैक ईयर के क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लिया करिए। और प्रीलिम्स के बाद हम लोग फिर मेंस का जो आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम है, उस जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, उसमें हम लोग मिलेंगे, ताकि आपके जो मेंस के आंसर राइटिंग है उसको बेहतर कराया जा सके। उसकी ऐड आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। तो आते हैं शून्य अपशिष्ट शहर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो 80% कचरे को संसाधित करने में जो सफल शहर है उनको हम लोग कहते हैं शून्य अपशिष्ट शहर। एक बार फिर सुन लेते हैं। 80% कचरे को संसाधित करने में सफल शहर को हम लोग कहते हैं शून्य अपशिष्ट शहर। 80% कचरे को, इस चीज को ध्यान देंगे। 80 या उससे ज्यादा, उसको कहेंगे शून्य अपशिष्ट शहर। अब बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्यों न्यूज में आ गया शून्य अपशिष्ट शहर। तो हाल ही में असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर टीटाबोर को चुना गया है। टीटाबोर जो कि असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर है।
असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर है। ये न्यूज में था, यही रीज़न है कि शून्य अपशिष्ट शहर इंपॉर्टेंट हो गया है। आते हैं 64वें नंबर क्वेश्चन पे। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, ध्यान देते हैं। हाल ही में दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन किया गया। हाल ही में दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन किया गया। अब आती है बात कि ये 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन ओडिशा में किया गया। ध्यान देंगे, इसका आयोजन कहाँ किया गया, ओडिशा में किया गया। और बिम्स्टेक में जो हम देखेंगे कि स्टेट है उसका नाम सुन लेते हैं, जो राज्य है। बी से मतलब बांग्लादेश, आई से मतलब इंडिया, एम से मतलब म्यांमार, एस से मतलब हो गया आपका, तो बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और ईसी का मतलब तो कुछ नहीं है। ईसी के यानी जो दो अगले बचे हैं वो हैं नेपाल और भूटान। तो हम लोग देखेंगे कुल 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री है इसमें। 5 का तो नाम मिलता है, बिम्स्टेक का, ईसी का नाम नहीं मिलता है, तो वो है नेपाल और भूटान। तो अभी हाल ही में जो इसका सेकेंड आपदा प्रबंधन 2020 की जो मीटिंग हुई है, हम कहते हैं जो इसका आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया है, ओडिशा में किया गया है। यही रीज़न है, ओडिशा समझिए दोस्तों, ये बड़ा सा है, ओडिशा में किया गया है। आते हैं 65वें नंबर क्वेश्चन पे। आज का 65वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM, जो NIFM ये है कहाँ पे, फरीदाबाद में स्थित है। ये फरीदाबाद में है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, हाल में क्यों न्यूज में रहा है इसको देखते हैं। तो हाल ही में देखेंगे राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM जो है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखने का निर्णय लिया गया है, तो इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अरुण जेटली दोस्तों, इसको ध्यान देंगे क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक है, यही रीज़न है अरुण जेटली को चुना गया। तो अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का। आते हैं अब अगला हमारा जो 66वां नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अब सीधे कुशीनगर पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को, कहाँ के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित किया गया, तो कुशीनगर। हम लोग देखेंगे कुशीनगर क्या है कि बौद्ध धर्म का, यानी सांस्कृतिक रूप से ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौशाम्बी ओसाम्बी जितनी लुम्बिनी उम्बिनी है सब बगल में इसके स्थित है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा ये अगला इंपॉर्टेंट था, जो कि आज हाल ही में भी कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। कुशीनगर हवाई अड्डा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। आते हैं 67वें नंबर क्वेश्चन पे, 67वें नंबर क्वेश्चन पे। 67वां नंबर क्वेश्चन किसके ऊपर है, तो सांसद निधि योजना। हम लोग देखेंगे कि जो सांसद निधि योजना थी, अभी हाल ही में उसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें इसको स्थगित कर दी गई। किस चीज को स्थगित की गई, तो सांसद निधि योजना को, सांसद निधि योजना। यही रीजन है कि सांसद निधि योजना हाल में चर्चा में आ गई है। क्यों चर्चा में आ गई है कि पीएम ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता में इसको स्थगित कर दिया है। अब बात आती है कितने साल के लिए स्थगित किया है, तो 2 साल के लिए, यानी ये भी 1 अप्रैल से ही काउंट होगा और 2021 और 21-22 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। यानी 2020-21 और 2021-22 के लिए इसको स्थगित किया गया है। इंपॉर्टेंट है कितने साल के लिए, तो दोस्तों 2 साल के लिए सांसद निधि योजना को 2 साल के लिए स्थगित किया गया है। आते हैं अब 68वां नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन,
अब आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किसान रथ ऐप, किसान रथ ऐप अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि किसान रथ ऐप क्या है। तो हाल ही में देखेंगे दोस्तों कि जो किसान रथ ऐप है इसकी जो टैग लाइन थी, या इससे भी पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो किसान रथ ऐप को हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र तोमर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसकी जो टैग लाइन है, इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी जो टैग लाइन है उसका नाम है किसान का अपना वाहन। इसकी जो टैग लाइन है उसका नाम है किसान का अपना वाहन, अपना वाहन, ये इसकी टैग लाइन थी। और ये कुल 8 लैंग्वेज में, यानी हम कह सकते हैं 8 भाषाओं में उपलब्ध है। किसान रथ ऐप कुल 8 भाषाओं में उपलब्ध है। हाल ही में देखेंगे गवर्नमेंट ने डिजिटल लैंग्वेज को या डिजिटल हम लोग कह सकते हैं एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश की है, डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया है। तो ये उसी का एक हिस्सा भी है, इस तरह से कह सकते हैं। आते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल, ध्यान देंगे क्या, केबल स्टे रेलवे पुल, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल, इसको अंजी खड्ड पुल भी कहा जाता है। इसको अंजी खड्ड पुल भी कहा जाता है। तो केबल स्टे रेलवे पुल का उद्घाटन क्या है, सॉरी केबल स्टे रेलवे पुल का जो है कि विकास किया जा रहा है। केबल स्टे रेलवे पुल का हाल ही में विकास किया जा रहा है। आप आते किस राज्य में विकास किया जा रहा है, तो दोस्तों इसको J&K यानी जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है, चेनाब नदी के ऊपर, चेनाब नदी के ऊपर। तो केबल स्टे, हालांकि आप दोनों हमको पता है कि J&K का नया मानचित्र हो गया है, फिर भी ऑप्शन में याद रखेंगे चेनाब नदी के ऊपर है। अगर बदल के आएगा तो ये आएगा। हालांकि वैसे याद रखेंगे कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल, जिसको अंजी खड्ड पुल भी कहते हैं, किस राज्य में स्थापित किया गया पूछेगा तो सीधे जम्मू कश्मीर, नहीं तो चिनाब नदी पूछेगा तो चिनाब नदी मार दीजिएगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदला गया है और इसको किसके नाम पर रखा गया, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम बदलकर हम देखेंगे मनोहर, इसका नाम बदलकर हम देखेंगे कि मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इसका पूरा नाम अब हो गया है, आगे मनोहर पर्रिकर लग गया है, तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान हो गया है। हम लोग देखेंगे कि जो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों न्यू दिल्ली में है, वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों अब तक हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का हम लोग आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। 71वां नंबर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 71 नंबर क्वेश्चन, आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फेड कप हार्ट जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? फेड कप हार्ट हम लोग देखेंगे आफ्टर प्रेगनेंसी या माँ बनने के बाद ये पहला कप जीतने वाली हैं सानिया मिर्जा। फेड कप, फेट नहीं दोस्तों, फेड है, फेड कप हार्ट, ये जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सानिया मिर्जा है। पहली भारतीय कौन है? सानिया मिर्जा है। तो इसको जीतने वाली पहली भारतीय जो है उनका नाम है सानिया मिर्जा। अब आते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं।
हाल ही में देखेंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानी बनाई है और वो तीनों राजधानी का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे उसी को देख लेते हैं, 72वां नंबर क्वेश्चन। तो 72वां नंबर क्वेश्चन क्यों देखेंगे, तो जो 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की, उनका नाम देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानियां हैं, आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानी, अभी हम लोग उत्तराखंड वाला देख चुके हैं पिछले दिनों में। तो जो इसकी एक राजधानी है उसका नाम है अमरावती, इसकी जो दूसरी राजधानी है उसका नाम है विशाखापत्तनम, और इसकी जो तीसरी राजधानी है उसका नाम है कुर्नूल। जो अमरावती है दोस्तों, ये इसकी विधायी राजधानी है। जो विशाखापत्तनम है ये इसकी कार्यकारी राजधानी है, और जो कुर्नूल है ये इसकी न्यायिक राजधानी है। तो इसकी तीनों राजधानियों का नाम हम लोग देख लिए। आते हैं आज के 73वें नंबर क्वेश्चन पे, 73rd नंबर क्वेश्चन पे। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये है 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह के ऊपर। ये क्वेश्चन है 92वें अकादमी 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह के ऊपर। बानवें अकादमी पुरस्कार समारोह के ऊपर आते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसका आयोजन सबसे पहले समझते हैं कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल में हुआ है, यानी यूएसए में हुआ है। तो इसका आयोजन जो हुआ है वो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में हुआ है। डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में हुआ है, लॉस एंजल्स में हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। अब आता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन सी पिक्चर पाई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन सी मूवी पाई है, तो उसका नाम है पैरासाइट। पैरासाइट। आते हैं अब 74वें नंबर क्वेश्चन पे। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दोस्तों ध्यान देंगे, पहले अध्यक्ष जो चुने गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले अध्यक्ष हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। सुरेश चंद्र शर्मा चुने गए हैं, सुरेश चंद्र शर्मा। इस चीज को ध्यान देंगे, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के ये पहले अध्यक्ष चुने गए हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। आते हैं आज के 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे ने कहां पर पहले अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र की स्थापना की। किस चीज की, पहले अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र की, ऊर्जा निर्माण संयंत्र की स्थापना की। भारतीय रेलवे ने कहां पर, ध्यान देंगे, रेलवे ने कहां पर, भारतीय रेलवे ने कहां पर, तो क्वेश्चन रेलवे पे है। अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र की स्थापना की, तो इसकी स्थापना भुवनेश्वर में स्थित मंचेश्वर कैरेज में किया गया है। कहां पे, भुवनेश्वर में स्थित मंचेश्वर कैरेज में, मंचेश्वर कैरेज में, ध्यान देंगे। अपशिष्ट ऊर्जा निर्माण संयंत्र भारतीय रेलवे ने हाल ही में कहां पर अपने पहले अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र की स्थापना की है, तो भुवनेश्वर में स्थित मंचेश्वर कैरेज में, मंचेश्वर कैरेज में। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। अगला हमारा क्वेश्चन है द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020।
इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 है, इसके जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन। और इसमें भारत के 2 संस्थान जो हैं वो टॉप 100 में हैं। कितने? 2 संस्थान। उन दोनों का नाम देख लेते हैं। तो वो है आईआईटी रोपड़ और दूसरा है आईआईटी इंदौर। आईआईटी रोपड़ को इसमें 62वां रैंक मिला है और आईआईटी रोपड़ को इसमें 64वां स्थान मिला है। और जिसमें पहला है वो है विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हांगकांग को। जो पहला रैंक मिला है वो है विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हांगकांग। इसको पहला रैंक मिला दोस्तों, हांगकांग को फर्स्ट रैंक है। इस चीज को ध्यान देंगे। आते हैं अपना 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन यानी 77 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखते हैं अब। तो 77 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, याद देंगे ये पिछले 50 सालों की रिपोर्ट की घोषणा किया है। यानी ये 1 साल का रिपोर्ट डाटा नहीं दे रहा है, पिछले 50 साल का डाटा आपको दे रहा है। तो ये पहली बात तो कौन जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये इंडेक्स जारी करने वाला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अब देखते हैं इस इंडेक्स में क्या बातें बोली गई हैं, इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, ये इंडेक्स कहता है कि वह राज्य जहां सर्वाधिक महिलाएं लापता हुई पिछले 50 सालों में, तो सर्वाधिक महिलाएं जहां लापता हुई वह राज्य यानी वह देश है चीन। और यहाँ पे 7.23 करोड़ महिलाएं पिछले 50 सालों में लापता हुई हैं। लेकिन सेकेंड रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपना भारत है और यहाँ भी पिछले 50 सालों में 2015 तक की ये रिपोर्ट है 4.56 करोड़ महिलाएं गायब हो चुकी हैं। 4.56 करोड़ ये 2019 तक की रिपोर्ट है दोस्तों। इतनी महिलाएं गायब हो चुकी हैं, 4.56 करोड़ महिलाएं। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पिछले दिनों में भी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा आज अच्छे से कुछ और भी पॉइंट देखेंगे। वो है सतत विकास रिपोर्ट 2020। सतत विकास रिपोर्ट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगेगा इसको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 क्या है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सतत विकास समाधान नेटवर्क प्लस बर्टेल्समन स्टीफिंगटन। तो देखते हैं, तो बर्टेल्समन स्टीफटंग, इसको लिख लेते हैं बर्टेल्समन स्टीफटंग। ये दोस्तों जितनी भी इंग्लिश की मीनिंग होती है इसकी प्रोनाउंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है, तो देख लेंगे। बर्लेंसमन स्टीफटंग, इसके ये दोनों ने मिलके ये सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया है। अब आते हैं इसके स्वतंत्र विशेषज्ञों ने मिलके, दोनों संस्थाओं का नाम याद रखेंगे, सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टेल्समन स्टीफटंग, इन दोनों ने जारी किया है। इसमें इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली है? इसमें इंडिया को 117वीं रैंकिंग मिली है। और जो स्वीडन है
इसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है। तो इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया और इंडिया की क्या रैंकिंग है और फर्स्ट रैंकिंग क्या है। आते हैं 79 रैंकिंग पे दोस्तों। एक हम लोग जो कल लास्ट वीडियो पढ़ेंगे उसी में एक ही साथ जो रैंकिंग है उसको देख लेंगे और इसका एक हम लोग फोटो खींच के और जो पूरी रैंकिंग की है उसको ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख लेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है स्वावलंबन एक्सप्रेस पे। स्वावलंबन एक्सप्रेस, ध्यान से सुनते हैं दोस्तों कि स्वावलंबन एक्सप्रेस क्या है। हम लोग देखेंगे कि सिडबी के द्वारा अभी हाल ही में मार्च में एक विशेष रेलगाड़ी प्रारंभ की गई है। किसके लिए? नए उद्यमियों के लिए। तो सबसे बड़ी बात कि किसके द्वारा? तो सिडबी के द्वारा। किसके लिए? तो नए उद्यमियों के लिए। नए उद्यमियों के लिए एक विशेष रेल प्रारंभ की गई है जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 80वां हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। हम लोग देखेंगे जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 हुआ है इसका आयोजन जो हुआ है वो हनोई वियतनाम में हुआ है। वो हनोई वियतनाम में हुआ है। वो हनोई वियतनाम में हुआ है। आते हैं आज के 81 नंबर क्वेश्चन पे। तो आज का 81 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, हाल ही में आज स्तर द्वारा क्या किया गया है? देश का वर्गीकरण किया गया है। आज स्तर के आधार पर विश्व के सभी देशों का वर्गीकरण किया गया है और कुल इसमें 4 स्लैब बनाए गए हैं। 4 स्लैब बनाए गए हैं। उन चारों स्लैब का नाम देखते हैं। पहला स्लैब है निम्न आय वर्ग। दूसरा स्लैब है निम्न मध्यम आय वर्ग। निम्न मध्यम आय वर्ग। तीसरा शब्द है उच्च मध्यम आय वर्ग। उच्च मध्यम आय वर्ग। और अंतिम स्लैब है उच्च आय वर्ग। उच्च आय वर्ग। हम लोग देखेंगे कि भारत किस में है? इसमें है, इंडिया इसमें है। और जो स्लैब का क्लासिफिकेशन किया गया है वो पर कैपिटा इनकम के आधार पर किया गया है और बोला गया है कि निम्न आय वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो वर्ग हैं, उसमें उन देशों को रखा गया है जिनकी पर कैपिटा इनकम $136 से भी कम है। और इसमें निम्न मध्यम में $136 से लेकर $4,048 तक रखा गया है और आगे 4,000, ये सॉरी दोस्तों, ये 4,048 ना हो, 4,045 है। 4,046 से $12,535 रखा गया है और आगे $12,535 से जो प्लस वाले हैं यानी अधिक वाले हैं उनको उच्च में। तो भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। यानी भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,036 से लेके $4,045 के बीच में, यहीं पे इंडिया है। अब आते हैं कि इनमें से ये चारों स्लैब जो है दोस्तों, इनमें सर्वाधिक देश किसमें है? तो हम लोग देखेंगे कि उच्च आय वर्ग वाले जो देश हैं उनकी संख्या 83 है जिनके पे डाटा तैयार किया गया है। उसके बाद से उच्च मध्य में 56 है, निम्न मध्य में जिसमें भारत है कुल 50 देश हैं और ऊपर वाले में कुल 28 देश हैं। ऊपर वाले में कुछ 28 देश हैं। आते हैं दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारा जो हमारा होगा 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा और वो होगा ऑपरेशन क्लीन आर्ट पे। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ऑपरेशन क्लीन आर्ट।
तो देखते हैं ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, हाल ही में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने इसको स्टार्ट किया। किसने? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने। अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने, ध्यान देंगे, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने इसको स्टार्ट किया। अब आगे आते हैं कि आगे की क्या बात है कि यह ऑपरेशन क्लीन आर्ट किसके लिए, किसके संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया? तो नेवला के संरक्षण के लिए। हम तो जानते हैं नेवला के बालों से ब्रश बनाए जाते थे, जिसके कारण ये असुरक्षित हो चुके थे, तो इनके अब विलुप्त ना हो इसके लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया। आते 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल सिटीजन प्राइज, ध्यान देंगे, ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया? पहले अवार्ड का नाम लिखते हैं, ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019। इससे किसको सम्मानित किया गया? तो प्रिया प्रकाश को, प्रिया प्रकाश को। इस चीज को ध्यान देंगे, एक महिला है इसलिए पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019, प्रिया प्रकाश को सम्मानित किया गया। इससे आते हैं 84वें नंबर क्वेश्चन पे। 84वां नंबर क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा पर, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे यानी थर्ड मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन तो तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सड़क सुरक्षा पर। तो सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हम लोग देखेंगे कि किया गया है स्टॉकहोम स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में। ध्यान देंगे, स्टॉकहोम स्वीडन में हाल ही में थर्ड मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके ऊपर आयोजित किया गया? सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के ऊपर। भारत में देखेंगे हर साल लाखों जाने चली जाती है सड़क एक्सीडेंट में, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। दोस्तों जो चीज़ नहीं लिख रहे हैं देखिए, बोल दे रहे हैं बार बार कि सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। आते हैं आज के 85 नंबर क्वेश्चन पे, 85वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट, देखिए जनवरी की लगभग घटना, जनवरी या फरवरी की, तो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया? जीवित इकाई घोषित करने से क्या होता है दोस्तों, अब वहां पे आप कोई नया निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है, उस एरिया में नया निर्माण क्या होता है? पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। तो यानी पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? तो जिस झील को जीवित इकाई घोषित किया गया है उसका नाम है सुखना झील, उसका नाम है सुखना झील। तो सीधे लिखते हैं दोस्तों, आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जो बोला गया है, सुखना झील, जिसको पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने जीवित इकाई घोषित किया है, जीवित इकाई। आते हैं हम लोग अगला 86 नंबर क्वेश्चन पे, 86वें नंबर क्वेश्चन पे। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल के ऊपर है, जिसका आयोजन अभी अक्टूबर में किया गया है, यानी एकदम किया जाने वाला है, किया नहीं गया है, किया जाने वाला है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल के ऊपर है, 36वां राष्ट्रीय खेल, जिसका आयोजन अभी हाल ही में अक्टूबर में किया जाने वाला है। इसके बारे में देखते हैं। इसका आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया, यानी सॉरी, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा अक्टूबर में। और इसका शुभंकर कौन है? तो रूबी गुला,
इसके शुभंकर का नाम है रूबी गुला। ये इसका शुभंकर है, ये इसका शुभंकर है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, 87वें नंबर क्वेश्चन पे, आज के 87वें नंबर क्वेश्चन पे। बिजनेस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक 2019 के ऊपर है। बिजनेस जोखिम खोरी सूचकांक, बिजनेस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक है दोस्तों। ये इस सूचकांक में हम लोग देखेंगे तो जो भारत की रैंकिंग आई है, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 78, 78वीं रैंकिंग है। और हम लोग देखेंगे ट्रेस ब्रीबेरी रिस्क मैट्रिक्स द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ट्रेस बीबेरी रिस्क मैट्रिक्स के द्वारा, रिस्क मैट्रिक्स के द्वारा। ध्यान देंगे इसको, बिजनेस रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक 2019 को ट्रेस बीबेरी रिस्क मैट्रिक्स के द्वारा जारी किया गया। अगला आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जो कि हमारा 88 नंबर क्वेश्चन होगा, 88 नंबर क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आते हैं दोस्तों, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 2020 है, हम लोग देखेंगे कि इसमें इंडिया को इस बार फिर से जो रैंक है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अब 63वीं रैंक आ गई है। पिछली बार इंडिया की 77 रैंक थी। हाल के दिनों में पिछले 5 साल में इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कंटिन्यूटी के साथ कम हो रही है, अच्छी हो रही है, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट रैंक कौन है? तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है। भारत का टारगेट अंडर 50 में 2020 तक आने का था, हालांकि चूक गया थोड़ा सा। तो देखते हैं, फर्स्ट रैंक इसमें न्यूजीलैंड का है और सेकंड सिंगापुर का है। इसमें सेकंड किसका है? तो सिंगापुर का है। बीच में थोड़ा सा इकोनॉमिक वार और इकोनॉमिक मंदी ऑलरेडी चल रही थी, तो देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ा हुआ है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग देखेंगे फर्स्ट रैंक क्या है? न्यूजीलैंड का है। हालांकि इंडिया को फिर इस बार अच्छी रैंक मिली है, 63वीं रैंक मिली है। और सेकंड रैंक इसमें हम देखेंगे सिंगापुर का है। भारत की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 63वीं रैंकिंग है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे। आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्वेश्चन है फिनलैंड संसदीय चुनाव के ऊपर। हाल ही में क्या है कि फिनलैंड में संसदीय चुनाव हुआ, फिनलैंड संसदीय चुनाव। तो इस फिनलैंड संसदीय चुनाव में हम देखेंगे कि विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई और उस युवा प्रधानमंत्री का नाम है सना मारिन। और ये फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। इनकी उम्र महज 34 साल है, महज 34 साल इनकी उम्र है। आगे आते हैं दोस्तों, कुछ हम लोग आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवातों के बारे में। हर साल पेपर में आता है, इस बार भी लिख के लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चक्रवात के बारे में या आपदाओं के बारे में। आते हैं पहला चक्रवात अम्फान, यानी हमारा 90 नंबर क्वेश्चन हो गया अम्फान। अम्फान के बारे में थोड़ा सा न्यूज लें तो ये एक सुपर साइक्लोन था, ये एक सुपर साइक्लोन था। ये बेसिकली जो बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया था, उससे टकराया था। बंगाल को इसने ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए उनको दिया भी गया है पुनर्निर्माण के लिए, जो बचाव और राहत कार्य जो भी खर्च था उसके लिए जो नुकसान हुआ था। उड़ीसा और सेकंड है उड़ीसा। और हम लोग देखेंगे कि इसका जो नामकरण किया गया था वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। नामकरण इसका दोस्तों थाईलैंड के द्वारा किया गया था। तो अम्फान के बारे में देख लिए। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग निसर्ग के बारे में देखते हैं। निसर्ग हम लोग देखेंगे कि जो इसका सेंटर था वो अरब सागर में था। निसर्ग का सेंटर अरब सागर में था और ये बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, गुजरात और महाराष्ट्र को। हालांकि इसने महाराष्ट्र को ज़्यादा प्रभावित किया था, महाराष्ट्र को इसने मैक्सिमम प्रभावित किया था।
इसका नामकरण जो किया था निसर्ग का वो बांग्लादेश ने किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे, बांग्लादेश ने किया था। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे, 92वां नंबर क्वेश्चन। 92वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है डोरियन, जो डोरियन चक्रवात था उसके बारे में। डोरियन चक्रवात हम लोग देखेंगे कि बहामास में भारी तबाही इसने मचाई थी। कहाँ? डोरियन चक्रवात ने बहामास में, और बहामास में आने वाला सर्वाधिक तीव्र ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तीव्र चक्रवात बहामास में अभी तक कभी नहीं आया था जितना डोरियन आया है। तो डोरियन काफ़ी न्यूज में रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। आगे आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन जो है उसका नाम है क्रिस्टोबाल, उसका नाम है क्रिस्टोबाल। देखेंगे जो क्रिस्टोबाल है ये मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। तो मैक्सिको की खाड़ी याद रखेंगे, यह मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में दोस्तों। तो मैक्सिको की खाड़ी में क्रिस्टोबाल मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, आगे 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और वो है हिका। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा है हिका। तो हिका चक्रवात की भी जो उत्पत्ति हुई थी वो अरब सागर में ही हुई थी, अरब सागर में ही हुई थी, यानी इसका केंद्र अरब सागर में ही था। लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं बन सका। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, हिका इसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके उत्पन्न होते ही एंटी साइक्लोन पैदा हो गया, और एंटी साइक्लोन पैदा होने के कारण ये प्रभावी नहीं हो सका। चूंकि अगर एंटी साइक्लोन प्रभावी नहीं होता तो ये गुजरात तट को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देता, जो गुजरात तट है इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देता। लेकिन चूंकि एंटी साइक्लोन का जन्म हो गया, यही रीज़न है कि ये प्रभावी नहीं हुआ। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, 95वें नंबर क्वेश्चन पे। 95वां नंबर क्वेश्चन है वो है अमांडा के बारे में, अमांडा। तो जो अमांडा चक्रवात है दोस्तों इसको देखते हैं। इसका विकास देखेंगे प्रशांत महासागर में हुआ है, प्रशांत, अमांडा चक्रवात का विकास प्रशांत महासागर में हुआ है। और इसने जो कि जिसको प्रभावित किया उसका नाम है अल्सा ल्वाडोर, इसका नाम लिख देते हैं अल्सा ल्वाडोर, और सेकेंड जो है उसका नाम है ग्वाटेमाला। इन दोनों को इसने प्रभावित किया है, अल्साल्वाडोर और ग्वाटेमाला, इन दोनों को। और उत्पन्न कहाँ हुआ है? तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। इस चीज़ को याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में। आते हैं दोस्तों आज का 96वां नंबर क्वेश्चन। 96वां नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है अपना डायने के बारे में, डायने के बारे में। तो डायने के बारे में क्या है इसको देखते हैं। तो हिंद महासागर में पहली बात तो ये उत्पन्न हुआ था, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग देखेंगे कि हिंद महासागर में उत्पन्न तो हुआ था, इसने मेडागास्कर को काफ़ी क्षति पहुंचाई, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो मानवीय त्रासदी हो, वो बहुत ज़्यादा हुआ। और इसी डायने चक्रवात से निपटने के लिए जो भारत ने काफ़ी मदद किया, एक ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। यहीं से ऑपरेशन वनीला भी समझ लेते हैं, ऑपरेशन वनीला। हम देखेंगे जो ऑपरेशन वनीला चलाया गया था ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, और इसमें काफ़ी इनकी मदद की गई। और इसमें भारतीय नौसेना ने अपने INS एरावत को उतारा था, INS एरावत को उतारा था। तो INS एरावत को उतारा था, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला है वो है क्यार, 97th। तो 97th जो है वो है क्यार। तो क्यार कहाँ उत्पन्न हुआ था इसको देखते हैं। तो क्यार अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। क्यार जो है दोस्तों ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, अरब सागर में, अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। और इसने बेसिकली ओमान को और यमन को नुकसान पहुंचाया है, यमन को नुकसान पहुंचाया है। यानी क्यार ने भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगला हम लोग आते हैं वो है 98 नंबर क्वेश्चन। 98वां नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 98वां नंबर क्वेश्चन हमारा डॉक्टर द्वारकानाथ कोटरेस, यानी हमारा यहाँ से जो चक्रवात था वो खत्म हो गया। अगला इंपॉर्टेंट हमारे एक करेक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस,
कोटनिस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखते हैं। हाल ही में चाइना ने कहा कि भैया हम इनकी कांस्य की प्रतिमा लगाएंगे। अब चाइना क्यों इनको इतना मोहा गया कि इनकी कांस्य की प्रतिमा लगाएंगे? एक्चुअली बहुत प्रेम नहीं है, चूंकि थोड़ा सा दिखावा करना है। जो 1938 में चाइना और जापान का वार हुआ था, इसमें जो भारत की तरफ से 5 मेंबर की टीम गई थी, चिकित्सकी डॉक्टर्स की जो टीम थी, उनमें एक थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। इसी की याद की उपलक्ष्य में इन्होंने बोला भैया हम एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, तो ध्यान देंगे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। आते हैं हमारा आज का 99 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में हम लोग देखेंगे कि जो महा ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता हैं वो रूस और भारत दोनों मिल के हुए हैं। तो रूस और भारत ये दोनों मिल के हुए दोस्तों। तो ऑनलाइन 2020 के जो विजेता हैं वो रूस और भारत ये दोनों मिल के हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का आज का जो क्वेश्चन है, चूंकि 99 क्वेश्चन ही आज इंपॉर्टेंट मिल पाए थे तो उसको हम लोग देख लिए हैं। कल हमारे पास दोस्तों जो क्वेश्चंस की संख्या बची है वो बहुत कम बची है, लेकिन कल हम लोग 2 पार्ट में वीडियोस बनाएंगे और उन दोनों पार्ट में जितने भी अपने अब बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल का बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग कल में एग्रीकल्चर को भी ऐड करेंगे, तो सारे टास्क को ऐड करेंगे। जो हमारा आर्थिकी का कुछ छूटा हुआ है, जो कुछ रिपोर्ट्स छूटे हैं या कुछ जो नए उनकी चेंजिंग किया गया है, नए डेवलपमेंट से छूटे हैं, उनको हम लोग कल के लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो कल का भी लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। आज और कल के लेक्चर से मेरा अंदाजा कि 5+ क्वेश्चन तो फंसना ही चाहिए। बाकी देखते हैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इन 500 क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। कल आप लोग को ये 500 क्वेश्चन का जो प्रोग्राम था इसको पूरा कवर किया जाएगा, खत्म पूरी तरह से। जो हमारा लक्ष्य था कि 5 दिन पहले खत्म करने का, उसको हम लोग 8 दिन पहले खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बैक ईयर के क्वेश्चन है उनको जरूर लगा लीजिएगा। साथ ही साथ जो जनगणना पढ़ाई गई है, जो 1 रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए। अगर कुछ सुझाव देना है तो हमको कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल यूपीएससी हिंदू को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।